यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज का तीसरा वीडियो लेके आए हैं। जो हमारी सीरीज चली थी बीटीसी 4th सेमेस्टर के पेपर के सोल्यूशन की, डीएलएड 2017 के जो पेपर हुए थे नवंबर महीने में, उन पेपरों के फुल डिटेल सोल्यूशन की जो सीरीज चली थी उसका आज तीसरा वीडियो लेके आए विज्ञान विषय का। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। आपका पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? आपका ऑप्शन है कूलाम, एम्पियर, सेकेंड और वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर। तो ये आपका सही आंसर है। हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की जो दर होती है इसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा से अगर हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं तो विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T। यहाँ पे क्या होता है, I जो होती है विद्युत धारा, Q कूलाम आवेश का मात्रक होता है और T समय। अगर हम यहाँ से विद्युत धारा का एक दूसरा मात्रक निकालें तो क्या हो जाएगा, Q का मात्रक हो गया कूलाम और T समय का मात्रक हो गया सेकेंड। तो विद्युत धारा का एक और मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हेमेटाइट किसका अयस्क है? आपके ऑप्शन है सोना, तांबा, लोहा और कैल्शियम। तो जो आपका हेमेटाइट होता है वो अयस्क होता है लोहे का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 3 लोहा। लोहे के इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क हैं जो काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनमें आपको नाम लिख के बता देते हैं उनका। एक है मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर दूसरा होता है आपका लिमोनाइट, और तीसरा है सिडेराइट। क्योंकि आपके बीटीसी तृतीय सेमेस्टर के पेपर में 2017 के बैच में सामाजिक के पेपर में एक बार पूछा जा चुका है कि लोहे के 4 अयस्कों के नाम बताइए, और ये काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको लोहे के 4 अयस्क, एक आपका ऑप्शन में दे ही रखा है जो है हेमेटाइट। तो ये लोहे के 4 अयस्क हैं, इनके नाम याद रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में मिश्र धातु क्या है? आपके ऑप्शन है पीतल, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी जस्ता, ऑप्शन नंबर 4 टिन। तो इन तीनों में आपको ऐसा लग सकता है कि जस्ता और टिन जो है ये मिश्र धातु है, लेकिन इसका जो आपका सही आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पीतल। पीतल जो होती है वो आपकी मिश्र धातु होती है। अगर आपको कभी मिश्र धातु में कंफ्यूजन होता है तो आप सीधे अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, आप ये चीज सोचिए दिमाग में कि इन सारे जो भी एलिमेंट दे रखे हैं ये क्या पीरियोडिक टेबल में है। आप अगर देखेंगे तो तांबा, जस्ता, टिन ये सारे के सारे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, लेकिन जो पीतल होता है वो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है पीतल होता है। पीतल जो होता है वो मिश्र धातु होती है और ये बनता है तांबा और जिंक से मिलकर। क्या होता है Cu+Zn। तो ये एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में एनीमिया के कारण। आपका पहला आंसर है गरीबी, पहला ऑप्शन है गरीबी, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञानता, ऑप्शन नंबर सी गंदा रहन सहन और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका 4th ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। उत्परिवर्तनवाद का कारण है। तो इसका आपको पहला आंसर है जीन परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है जीवन संघर्ष, तीसरा उद्विकास और चौथा प्राकृतिक चयन। तो इस क्वेश्चन का आपका पहला आंसर सही होगा जीन परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया आपके वचननिष्ठ प्रश्न। अब आगे हम बात करते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न की। आपका पहला अतिलघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, पिग आयरन किसे कहते हैं? तो इसका सोल्यूशन हमने बोर्ड पर लिख दिया आपके लिए कि पिग आयरन क्या होता है। क्या होता है, ये एक कच्चा ढलवा लोहा होता है जो वात्य भट्टियों में उत्पादित होता है। कच्चा लोहा घातवर्धनी नहीं होता है। तो ये टर्म लिखा है घातवर्धनी। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, शायद आपको नहीं समझ में आता। आपकी जितनी भी धातुएं होती है उनमें एक गुण होता है, अगर हम उनको पीटते हैं हथौड़े से पीट के तो बढ़ती हुई चली जाती हैं, लेकिन वो टूटती नहीं है। तो उनकी जो ये क्वालिटी होती है उसे कहते हैं घातवर्धनी।
तो जो कच्चा लोहा होता है वो उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। नॉर्मली जो लोहा होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है, अगर हम उसे पीट पीट के हम उसके काफी सारे औजार बना लेते, कुछ भी बना सकते, तार वगैरह सब चीजें बन जाती। लेकिन जो कच्चा और ढलवा लोहा होता है उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। और क्या था, इसमें 4 से 5% कार्बन होता है और अन्य शुद्धियां पाई जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये भंगुर हो जाता है। भंगुर क्या होता है, जबकि किसी चीज को अगर हम मार के पीटते हैं तो एकदम से टूट के टुकड़े टुकड़े जैसे बिखर जाती है, तो इससे उसका ये गुण जो होता है वो भंगुरता होता है। तो जो कच्चा लोहा होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है। कच्चा लोहा को हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में डेक्चून भी कहते हैं। इनका प्रयोग भी होता है नल वगैरह के सामान बनाने में और काफी सारी मशीनरी वगैरह में। आपने देखा होगा इन चीजों पे थोड़ा भी चोट करते हैं तो एकदम से टूट के बिखर जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमने लिखा आपके लिए कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है, और चालक में का जो ये प्रभाव होता है, चालक का जो गर्म होने की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? प्रेस में, हम जो घर में आयरन का यूज करते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती, उसके अंदर जो एलिमेंट लगाता है वो गर्म हो जाता है। हमारा जो विद्युत बल्ब होता है इसके अंदर जो टंगस्टन का वायर होता है वो भी गर्म होकर ही बाद में चमकने लगता है। तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का इसका उपयोग हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है? तो जो रक्त वर्ग होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। तो जो हमारा रक्त वर्ग होता है वो 4 प्रकार का होता है। इसके अंदर 2 चीजें ध्यान रखने वाली है। तो जो वर्ग ए बी होता है इसे हम क्या कहते हैं? सर्वग्राही। मतलब जो जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सर्वग्राही ग्रुप में आते हैं, और जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ होता है ये होता है सर्वदाता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के थ्रू काफी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 की। योग्यतम उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो जो योग्यतम उत्तरजीविता है इसका मत जो है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डार्विन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। थैलेसीमिया रोग के लक्षण क्या है? तो जो आपका थैलेसीमिया रोग है उसके लक्षण क्या है? सूखता हुआ चेहरा, लगातार बीमार रहना और वजन न बढ़ना इत्यादि, ये थैलेसीमिया रोग के लक्षण है। आपके क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताएं कि आपके सिलेबस में काफी सारे रोग और उनके लक्षण दिए गए, और बीटीसी के हर सेमेस्टर में लगभग इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इन चीजों को अच्छे से फोकस करके जरूर पढ़िएगा। इसमें एक आपका एड्स हो गया, थैलेसीमिया है, काफी सारे रोग हैं जी, और ये डेंगू बुखार का आपके बुक्स में दे रखे होंगे, उसमें से पढ़ना कंपलसरी रहेगा आपके लिए। अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो इसका आंसर है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जो हमारा इकोसिस्टम होता है इसके अंतर्गत जो भी सारे जीव जंतु हैं वो किसी न किसी एक दूसरे पर खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम है, पेड़ पौधे हैं, वो अपने भोजन के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं, हम लोग पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं, एक श्रृंखला बनती है। जैसे हरी घास है, सूर्य से भोजन लेके हरी घास अपना पोषण करती है। इसके बाद जो हिरण होता है वो घास को खा लेता है, और जो हिरण है वो शेर के द्वारा खाया जाता है। तो इससे एक चेन बन जाती है खाद्य श्रृंखला की, इसे ही कहते हैं हम खाद्य श्रृंखला। तो ये हो गया आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की। तो आपका पहला प्रश्न है धातु तथा अधातु में अंतर। तो जो धातु और अधातु में अंतर क्या है मुख्यतः हम आपको बताते हैं। इससे धातु में धातु की धात्विक चमक होती है, कोई भी मेटल होती है जैसे उसकी एक अपनी अलग चमक होती है, लेकिन अधातु में ऐसा कुछ नहीं होता, अधातु की एक कोई भी चमक नहीं होती है। दूसरा डिफरेंट है कठोरता। जो आपकी धातु होती है वो ज्यादातर कठोर होती है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती है। लेकिन अधातु में एक अपवाद है, हीरा। हीरा जो है वो सबसे कठोर होता है, लेकिन वो एक अधातु होती है। बात करते हैं तीसरी घातवर्धनीयता। अभी हमने आपको बताया था घातवर्धनीयता धातुओं में ये गुण होता है कि उन्हें अगर हथौड़े से पीट पीट के बढ़ाए तो बढ़ जाती हैं। तो धातुएं में ये गुण पाया जाता है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो घातवर्धनी नहीं होते। मतलब कि ये अगर हम अधातुओं को पीटेंगे तो टूट जाएंगे, उनके अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है। आपका फोर्थ ऑप्शन है कि विद्युत तथा उष्मा के सुचालक। आपकी जो भी धातुएं होती हैं, लोहा हुआ, तांबा हुआ, चांदी वगैरह हुई, ये सारी विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं। अगर उनके में एक सिरे से हम विद्युत का प्रवाह करेंगे तो उन्हें दूसरे सिरे तक विद्युत प्रवाहित हो जाती है।
लेकिन जो आपके अधातु होती हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होते हैं। ये इसका भी एक अपवाद है ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर ब्लैक कलर का पदार्थ पड़ा होता है ग्रेफाइट, वो विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबक के गुण एवं इसके उपयोग लिखिए। तो चुंबक सबने देखे होगी, तो इसके गुण और उपयोग बताने हैं। पहला गुण देखिए चुंबक का क्या है, आप सबने देखा होगा चुंबक जो होते हैं वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे चुंबक को अगर किसी लोहे के पास ले जाते हैं तो वो उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक स्वतंत्र चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। अगर हम किसी चुंबक की छड़ को लें और उसे किसी धागे से पकड़ के लटकाएं स्वतंत्रता पूर्वक, तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, एक चुंबक की जो छड़ होती है उसमें दो पोल होते हैं, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, मतलब एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं जो आपस में समान ध्रुव, अगर उत्तरी ध्रुव को आपस में लाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर उनके दक्षिणी ध्रुवों को आपस में लाएंगे फिर भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब उनके अपोजिट पोल्स उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में लाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, और चुंबक का उपयोग देख लेते हैं क्या है, दिशा ज्ञान में। क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो इसका उपयोग हम दिशा ज्ञान में कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लोहे के बड़े बड़े सामान को उठाने के लिए चुंबकों का उपयोग किया जाता है। मेडिकल लाइन में भी इनका उपयोग किया जाता है। बहुत सारे उपयोग है चुंबक के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें जरूरी होती है। तो जो आपका प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट एड, उसके लिए देखिए क्या क्या बातें जरूरी हो सकती है। पहली बात है रोगी की स्थिति। हमें ये जान लेना है कि रोगी की स्थिति क्या है, वो किस लेवल पे बीमार है, कैसा क्या है, मतलब हम उसे प्राथमिक उपचार दे सकते हैं, उसे डायरेक्टली जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाना चाहिए। इस चीज का ध्यान में रख के ही उसका उपचार किया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि घायल को कितनी और कैसे और कहाँ सहायता दी जाए, इस पर विचार करना। हमें ये देखना चाहिए कि जैसा कि हमने पहले बताया ना कि हमें ये देखना चाहिए वो किस लेवल पर घायल है, उसे कितनी चोट पहुंची है, क्या है, उस चीज को पहले देख लें, फिर उसके बाद उसे सहायता दी जाए। देख सकते हैं कि अगर हमें लगता है कि हम इसे घर में सहायता दे सकते तो ठीक है, वरना उसे जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल भिजवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरी बात है आपको कि खतरे का मूल कारण ज्ञान कर प्राथमिक उपचार देना। मतलब हमें इससे उपचार देने से पहले ये देख लेना चाहिए इसे चोट कैसे लगी, एक्सीडेंट हुआ है या बिजली का झटका लगा हुआ है, करंट वगैरह है। इन चीजों को ध्यान में रख के उसका उपचार किया जाना चाहिए। पहले मूल कारण पता कर ले, उसके बाद उसका उपचार करना शुरू करना चाहिए। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15 की। मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो देखिए हमने आपके सामने ये बना रखी है पीरियोडिक टेबल, डेमो है, पूरी डिटेल से नहीं बनाई है लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए इतना काफी है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक में इनको बांटा गया एलिमेंट्स को। पहले जो 2 ब्लॉक होते हैं इन्हें एस ब्लॉक कहते हैं। फिर उसके बाद 3 ब्लॉक इधर के जो एलिमेंट होते हैं बोरान, कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हीलियम फैमिली, इसे हम अक्री गैस की फैमिली भी कहते हैं। इन्हें हम पी ब्लॉक के एलिमेंट में रखा गया है। और ये जो बीच का होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो जो आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। इनकी क्वालिटी ये भी होती है, जो हीलियम और बोरान होता है इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है। पी ब्लॉक के एलिमेंट में अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी में जाता है, पी ब्लॉक सब सेल में होता है। और जो आपके डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है। तो ये जो एलिमेंट होते हैं काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर हम इन्हें खुली हवा में डाल देते, इसमें आपका जैसे फेरिन, आयरन, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, कॉपर, इसके बारे में भी जानते हैं। अगर इन लोग ऐसे अगर बाहर खुली हवा में पड़े रहते तो लोहे में जंग लग जाती है। कॉपर पे भी एक लेयर बन जाती है ग्रीन कलर की। तो ये सब इतने संक्रमित होते हैं कि इन्हें हवा से भी रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। एड्स रोग के स्पष्ट कीजिए। एड्स रोग के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। तो जो आपके एड्स रोग होते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं, सिर दर्द, बुखार, मांसपेशियों में खिंचाव, थकान, तनाव, जरा सी बातों में, जोड़ों में दर्द और वजन का कम होना। और इसका एक मेन जो होता है इसमें आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, वो डाउन हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताइए।
तो जो आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसके दोष में क्या है कि दीर्घाकार जो आवर्त सारणी थी उसमें एक तो हाइड्रोजन का जो प्लेस था वो उसको दो जगह पे रखा गया था। एक तो ग्रुप नंबर 1 में रखा गया था और एक ग्रुप नंबर 17 में। तो ये थोड़ा एक उसमें दोष था। उसके अलावा जो आवर्त सारणी थी दीर्घाकार जैसे ये है, इसमें जो एक एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये जो नीचे वाली सीरीज है इसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है इनको हमने सीरीज से बिल्कुल अलग से सीरीज बना के इनको अलग से रखा गया है। ठीक है, तो ये भी एक इसका दोष आता है। इसके बाद जो आपका हीलियम होता है ये ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसके हिसाब से इसे ग्रुप नंबर 2 में होना चाहिए, लेकिन इसको इधर लिखा गया है 18 नंबर ब्लॉक आवर्त में। इसे हम एक तरह के अक्रिय गैसों का भी कहते हैं, क्योंकि हीलियम, नियॉन, इसके आगे और भी जो होती है आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये जो एलिमेंट होते हैं ये अक्रिय गैसों की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि बाहरी सारे कोष फुल होते हैं तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको एक अलग से ग्रुप में रखा गया। लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से थोड़ा डिसबैलेंस है। तो ये हो गया आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोस्त, और आपका ये विज्ञान के पेपर का सोल्यूशन पूरा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो ये आपके सोल्यूशन की या क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक मिल जाएगा वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस का। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ बनाए रहें।